नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और रक्षा प्रौद्योगिकी की इस सीरीज़ में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके उस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने मिसाइल के बारे में बात की थी। मैंने बताया था कि मिसाइल क्या होती है, कैसे कार्य करती है, उसके कितने चरण होते हैं, विभिन्न पार्ट्स, विभिन्न भागों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज इस सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे प्रक्षेपास्त्रों का वर्गीकरण। एक प्रक्षेपास्त्र को कितने कैटेगरीज में, कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भाग कितने महत्वपूर्ण हैं, उन सब की चर्चा की जाएगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये सारे वर्गीकरण दर्शाता है। सारे वर्गीकरण इन द सेंस कि एक मिसाइल कुल कितने आधारों पर वर्गीकृत की जा सकती है, वो सारा पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले और जो सबसे बेसिक भाग है वो कहलाता है उसके पथ के आधार पर। पथ के आधार पर अर्थात एक मिसाइल जब अपने प्रक्षेपण बिंदु से लॉन्च की जाएगी, प्रक्षेपित की जाएगी, तो प्रक्षेपण के पश्चात वो एक निश्चित पथ को एक निश्चित पथ का अनुसरण करेगी। उसका अनुसरण करते हुए गति करती है। तो उस गति करने का जो अनुसरण है, पथ है, उस पथ को भी हम दो भागों में बांटते हैं, जिसके आधार पर मिसाइल का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा आता है इसमें प्रक्षेपण मोड के आधार पर, अर्थात प्रक्षेपण कहाँ से किया जा रहा है, इसके आधार पर भी मिसाइल को, एक प्रक्षेपास्त्र को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार से आता है उपयोग के आधार पर। उपयोग कैसा हो सकता है? उपयोग रणनीतिक भी हो सकता है और सामरिक भी हो सकता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं परास के आधार पर। परास का मतलब एक मिसाइल कुल कितनी दूरी तय कर पा रही है, ऐसे मिसाइल को हम परास के आधार पर भी तय करते हैं। और फिर आता है विनाश के आधार पर। विनाश का मतलब एक मिसाइल, हालांकि मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र का उपयोग विनाश के लिए ही किया जाता है, लेकिन विनाश की क्वांटिटी कितनी होगी, विनाश की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी होगी, यह तय किया जाता है उस वर्गीकरण की श्रेणी के अंतर्गत। और अंत में आता है गति के आधार पर। एक प्रक्षेपास्त्र कितनी गति धारण करता है, उसके आधार पर भी हम इनको वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए एक एक करके विस्तार से इनको पढ़ते हैं और आप लोगों को ये समझ में आए, ऐसी मैं कामना करूंगा, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पथ के आधार पर। पथ के आधार पर दो मूल श्रेणियां होती हैं मिसाइल की, जिनको हम कहते हैं बैलिस्टिक और क्रूज श्रेणी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने समझाया था ये बनाकर कि बेसिकली एक मिसाइल जो सबसे कॉमन परंपरागत मिसाइल है, वो परवलयाकार पथ को, पथ का अनुसरण करती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पैराबोलिक और हिंदी में कहते हैं परवलयाकार। लेकिन कुछ मिसाइल ऐसी भी होती हैं जो कि छोटा पथ, मतलब पृथ्वी की सतह के समीप रहते हुए भी अपने लक्ष्य को हिट करती हैं। ऐसे जो मिसाइल हैं उनके पथ का नाम होता है दीर्घवृत्ताकार। ऐसे मिसाइल्स के पथ का नाम हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिप्टिकल। अब यही आपको समझना है। आपने कभी देखा हो तो बेसिकली, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब मुझे ज़्यादा दूरी कवर करनी है, जब मुझे ज़्यादा दूरी तय करनी है, ऐसे में मैं हाथ को घुमाकर बॉल फेंकूंगा या हाथ को घुमाकर किसी चीज़ को फेंकूंगा, तो वो परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हुए दूर तक जाती है। लेकिन जब मुझे अधिक गति के साथ में किसी वस्तु को फेंकना है, उदाहरण के लिए यदि मुझे किसी क्रिकेट मैदान में अधिक गति के साथ में बॉल को फेंकना होगा, तो मैं परवलयाकार ना बना के मैं उसको सीधे हिट करूंगा, जो समीप, मतलब पृथ्वी की सतह के पास ही गति करते हुए अंततः लक्ष्य को भेद देगी, विकेट को भेद देगी। यही लगभग आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है मिसाइल को लेकर। ऐसी मिसाइल जो परवलयाकार पथ को अनुसरण करते हुए गति करती है, ऐसी मिसाइल को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये बैलिस्टिक नाम कहां से आया है? बैलिस्टिक बेसिकली इस पैराबोलिक पथ या परवलयाकार पथ का ही दूसरा नाम है। बैलिस्टिक पथ भी इसको कहते हैं। तो बैलिस्टिक पथ या परवलयाकार पथ ऐसा पथ है जो अर्धवृत्ताकार, मतलब एक हम ये कहें कि काफी अर्धवृत्ताकार के रूप में गति करते हुए लंबी दूरी को कवर करने के लिए आवश्यक होता है। और यही वो प्रणाली है जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यह पुनः प्रवेश तकनीकी पर काम करेगा। क्या होता है पुनः प्रवेश? एक बार वायुमंडल से बाहर जाएंगे, वायुमंडल के बाहर जाके अधिकांश दूरी वायुमंडल के ऊपर तय की जाएगी और फिर
यहाँ पर जो लक्ष्य है, लक्ष्य के समीप पुनः वायुमंडल में प्रवेश किया जाता है। ऐसी तकनीक को कहते हैं पुनः प्रवेश, इंग्लिश में कहते हैं इसको री एंट्री। री एंट्री आपको मैंने बताया भी था। तो अब याद करो, बैलिस्टिक मिसाइल में कौन सा इंजन उपयोग में लाया जाएगा? तो अधिकांश दशाओं में, परंपरागत दशाओं में हम देखेंगे कि बैलिस्टिक में रॉकेट इंजन उपयोग में लाया जाएगा, क्योंकि इसको वायुमंडल से बाहर जाना है गति करने के लिए, और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का कोई सरोकार नहीं होता है रॉकेट इंजन से। आप याद करें, पिछली वीडियो देखें तो आपको काफी हद तक ये समझ में आ जाएगा। तो ऐसी मिसाइल जो परवलयाकार पथ को अनुसरण करती है, ऐसी मिसाइल को कहते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि जो दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी की जो सतह है उसके समीप ही रहते हुए गति करती है, लक्ष्य को भेदती है, ऐसी मिसाइल को हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल? क्रूज मिसाइल। अब एक और बात समझ लीजिए यहीं पर, क्रूज मिसाइल का प्रिसीजन लेवल, दक्षता स्तर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, क्योंकि क्रूज मिसाइल गति, इतनी तीव्र गति से गति करती है कि लक्ष्य को विद इन फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही चंद मिनटों में ही लक्ष्य को भेजना संभव हो पाता है। और यही एक बड़ा कारण है कि जब दुश्मन पास हो, नजदीक हो, तो हम क्रूज मिसाइल का उपयोग करेंगे, और दुश्मन को दूर से डराना हो तो हम बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करेंगे। क्रूज मिसाइल में हम जेट इंजन का उपयोग करना प्रारंभ कर चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रूज मिसाइल कैन बी दैट ब्रह्मोस मिसाइल, जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। और ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता यह है कि अब ये सुपरसोनिक इंजन जैसे, हाइपरसोनिक इंजन जैसे जो इंजन हैं उनका उपयोग करने जा रही है, स्क्रैमजेट इंजन जैसे इंजन का उपयोग करने जा रही है। जबकि परवलयाकार में अग्नि सीरीज, अग्नि श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है। 5000, 6000, 10000, 12000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर तक के दायरे को तय कर पाते हैं पैराबोलिक पाथ में बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज, जब हम इसकी बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे, तो बैलिस्टिक मिसाइल आधी दूरी तक ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो आधी दूरी, रेस्ट ऑफ द दूरी ये कवर करेगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन, और इस कारण इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि क्रूज मिसाइल में प्रक्षेपण करने से लेकर अंत तक इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अंत तक इसमें प्रणोदन की आवश्यकता पड़ती है। बैलिस्टिक में आधी दूरी से ही काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद शेष दूरी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कार्य करना प्रारंभ कर देगी। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो दोनों के लिए कॉमन भी हो सकती है कि वर्तमान में दोनों ही प्रकार की मिसाइल की श्रेणी में हम उपयोग में लाते हैं नाभिकीय परमाणु हथियारों को। आजकल हम उपयोग में लाने स्टार्ट कर चुके हैं। तो पथ के आधार पर देखेंगे, दो प्रकार हो गए, बैलिस्टिक हो गया और क्रूज। जो परवलयाकार पथ का गमन करे, अनुसरण करे, वो बैलिस्टिक। जो दीर्घवृत्ताकार पथ का गमन करे, अनुसरण करे, ऐसी मिसाइल हो जाती है आपकी क्रूज मिसाइल। इस वर्गीकरण को आगे भी चलाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रक्षेपण मोड के आधार पर, कहां से किया जा रहा है प्रक्षेपण, यह भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक कैटेगरी है SSM, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ऐसी मिसाइल, ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो सतह से ही लॉन्च किया जाएगा, सतह को ही, टारगेट को, लक्ष्य को हिट करेगा, ऐसी मिसाइल इसकी श्रेणी में आती हैं। और इनके दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, एक तो अग्नि सीरीज, अग्नि श्रृंखला, दूसरा इसमें हम डाल सकते हैं पृथ्वी श्रृंखला को भी, या प्रहार वगैरह, सब इसी के उदाहरण हैं। फिर आता है SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। मान के चलिए आपने जहाँ से मिसाइल लॉन्च की है वो पृथ्वी की सतह है, और जिसको आपने टारगेट बनाया है, लक्ष्य बनाया है, वो उड़ता हुआ कोई भी हेलीकॉप्टर है या कोई भी आपका दुश्मन देश से आने वाली मिसाइल है। तो ऐसे में मिसाइल का नाम हो जाएगा सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके लिए हमारे पास दो हैं, त्रिशूल और आकाश। नाम ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, त्रिशूल और आकाश। फिर आता है एयर टू एयर। एयर टू एयर का मतलब वायु से वायु में मार करने वाला। तो जाहिर सी बात है किस पे लगाएंगे इसको, जाहिर सी बात है ऐसी मिसाइल को लगाया जाता है किसी भी हेलीकॉप्टर पे, किसी भी लड़ाकू विमान पे, जो दुश्मन देश के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए काम में आएगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, हेलिना, या हेलिना के अलावा इसमें हम और भी काफ़ी सारी मिसाइल्स हैं जो एयर टू एयर रहती हैं, वायु से ही लॉन्च की जाएंगी और वायु में ही जो टारगेट से उनको हिट करने में काम में आती हैं। फिर आता है एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस का मतलब वायुमंडल से छोड़ी जाएगी और सतह पर किसी भी टारगेट को हिट करने में काम में आएगी। हेलिना इसका भी बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, क्योंकि एक तरह से एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना मिसाइल।
एंटी टैंक का मतलब क्या होता है? ऐसी मिसाइल, ये अगली कैटेगरी है। एंटी टैंक का मतलब टैंक रोधी मिसाइल। ये ऐसी कैटेगरी होती है जो टैंकों को विशेष रूप से लक्ष्य को भेदने में काम में आती है, टैंक को भेदने में काम में आती है। दुश्मन देश जब टैंक लेकर हम पर आक्रमण करेगा तो उनके टैंक को भेदने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक बहुत फेमस उदाहरण है नाग, और नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना, जिसमें हेलीकॉप्टर में इस नाग मिसाइल को लगाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। एक और आता है C2 सरफेस। सी का मतलब पानी से छोड़ा जाएगा, पानी के अंदर या बाहर से छोड़ा जाएगा और सतह पर मार करती है, ऐसी मिसाइल कहलाती है आपका C2 सरफेस मिसाइल। के सीरीज भारत में, के श्रृंखला भारत में इन मिसाइल्स को बनाने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। के नाम से K15, K4 ये ऐसी मिसाइल हैं जो C2 सरफेस या हम कहें समुद्र से सतह को मार करने वाली मिसाइल की कैटेगरी में आती है, श्रृंखला में आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगली कैटेगरी आती है उपयोग के आधार पर। और उपयोग के आधार पर समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा आपको दिमाग में रखना है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। अर्थात हाथी जिन दांतों को दिखाता है, जो टस्क हाथी दिखाता है वो खाता नहीं है, उनसे खाना खाने के दांत अलग से होते हैं। वही चीज़ है आपके यहाँ पर उपयोग के आधार पर दो कैटेगरी आती हैं, रणनीतिक और सामरिक, स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल। अब टैक्टिकल कौन सी मिसाइल है? टैक्टिकल वास्तव में ऐसी मिसाइल होती है जो छोटी दूरी की होंगी, दुश्मन को वास्तव में डराने के लिए, मारने के लिए या दुश्मन पे वास्तव में हमला करने के लिए जिनको काम में लाया जाएगा, वो सारी मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल में आती हैं, रणनीतिक मिसाइल में आती हैं। अर्थात ऐसी मिसाइल जिनका उपयोग वास्तविक रूप से युद्ध क्षेत्र में किया जाएगा, दुश्मन के ऊपर किया जाएगा, उनको रणनीतिक के अंतर्गत रखते हैं। प्रहार, प्रद्युम्न या फिर पृथ्वी, ये सब उदाहरण हो जाएंगे रणनीतिक मिसाइल के। सामरिक मिसाइल कौन सी है? ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं जो बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं। ये वो मिसाइल हैं जो लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं, जो एक तरह से क्षेत्र में जो हम कहें कि जो भू राजनीतिक संरचना है वहां पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए या फिर सत्ता के समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक होती हैं। अधिकांश मिसाइल लंबी दूरी की होती हैं। ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैटेगरी है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैटेगरी है, उसमें आती है आपकी सामरिक मिसाइल। भारत की तरफ से अग्नि श्रृंखला इसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है। भारत की तरफ से अग्नि श्रृंखला इसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है। और भारत में मिसाइल बनाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है भारत में, वो कौन करता है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है, स्थित है। और ये जो है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इससे पहले क्वेश्चन स्टेट PCS में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है विनाश के आधार पर। अब विनाश के आधार पर मतलब क्या हो गया? दिमाग में तो ये है हमारे कि भाई मिसाइल तो कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, हर तरह की मिसाइल विनाश तो करेगी। लेकिन विनाश के आधार पर हम कहेंगे कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो देशों के द्वारा खुद की रक्षा के लिए बनाई जाएंगी, और कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो देशों के द्वारा आक्रमण करने के लिए बनाई जाती हैं। एक आपने एक हम ये कहें कि कन्वेंशन अभिसमय का नाम सुना होगा, MTCR। MTCR क्या है? मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था। मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था क्या होता है ये भैया? MTCR का मतलब है ये दुश्मन देश या जो आपके विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच में मिसाइल या मिसाइल के उपकरणों को लेकर होने वाले आयात निर्यात को प्रतिबंधित करने का एक अभिसमय है, और भारत इसका मेंबर बन चुका है। तो क्या है MTCR? MTCR इस विनाश के आधार की जो कैटेगरी है, वर्गीकरण है, इसको वर्गीकृत करता है। कैसे करेगा हम समझते हैं। ऐसा कोई भी प्रक्षेपास्त्र जिसकी अधिकतम दूरी 300 किलोमीटर और जिसका भार ले जाने की, युद्धास्त्र ले जाने की जो क्षमता है वो अधिकतम 500 किलोग्राम हो, ऐसे सारी कैटेगरी आती हैं रक्षात्मक में। मतलब यदि कोई देश खुद की रक्षा के लिए मिसाइल बनाता है तो उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। और क्या है वो सीमा? 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल वो आयात नहीं कर सकता है। बना तो कोई भी सकता है, लेकिन 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल आयात नहीं करेगा। और ऐसी कोई मिसाइल आयात नहीं करेगा जो 500 किलोग्राम से ज़्यादा युद्धास्त्र ले जाने में सक्षम हो। खुद बनाए चलेगा, ये ध्यान में रखना है, खुद बना सकता है लेकिन बाहर से आयात नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आयात। 300
किलोमीटर से अधिक परास वाली दूरी वाली मिसाइल या फिर 500 किलोग्राम से अधिक युद्धास्त्र ले जाने वाली मिसाइल आयात नहीं करेगा यदि वो देश MTCR का सदस्य नहीं है। अर्थात ऐसा कोई भी देश जो पृथ्वी पर उपस्थित है, स्थित है, लेकिन MTCR का सदस्य नहीं है, तो वो केवल ऐसी ही मिसाइल को आयात कर सकता है जिसकी अधिकतम दूरी 300 किलोमीटर और अधिकतम युद्धास्त्र ले जाने की क्षमता 500 किलोग्राम है। और अगर कोई मेंबर MTCR का सदस्य बन चुका है तो वो आक्रामक मिसाइल खरीद सकता है, और आक्रामक मिसाइल का मतलब जिनका परास और युद्धास्त्र ले जाने की क्षमता क्रमशः 300 किलोमीटर और 500 किलोग्राम से ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब कितना भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तय कर दी गई है इन दो कैटेगरीज के लिए, और करने वाला कौन है? MTCR मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था। याद रखना है, भारत 2016 में इसका मेंबर बन चुका है, और यही एक बड़ा कारण है कि अब ब्रह्मोस की जो लिमिट है, पहले 280 थी, अब ब्रह्मोस की लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। कारण क्योंकि भारत अब MTCR का सदस्य है। आगे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। फिर आता है परास के आधार पर। परास का मतलब हो गया कि कितनी दूरी तय कर सकती है कोई एक मिसाइल, और उसमें हमने देखा कि देयर आर 4 कैटेगरीज, 4 इसके भाग हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर्वर्ती इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर्वर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, और अंत में आता है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यहां पर मैं रेंज बता देता हूं। यदि कोई मिसाइल 300 से 1000 किलोमीटर, अब ये 300 कहां से आया है अभी क्लियर हो जाना चाहिए। यदि कोई भी मिसाइल 300 से 1000 किलोमीटर की रेंज में आती है, परास में आती है, उदाहरण बन जाएगा वो SRBM का। अगर कोई मिसाइल 1000 से 3500 किलोमीटर के दायरे में आती है तो वह उदाहरण बन जाएगा MRBM का। यदि कोई मिसाइल 3500 से 5500 किलोमीटर के दायरे में आती है तो वो बन जाएगा IRBM, और जो मिसाइल 5500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर पाती है वो बन जाती है ICBM। मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब ऐसी मिसाइल जो लघु दूरी की होगी, 300 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। ऐसी मिसाइल किस में आती है? आपके शॉर्ट रेंज में। अग्नि भारत का उदाहरण हो जाएगा। अग्नि श्रृंखला चारों में ही आती है, अलग अलग कैटेगरी इन चारों को फिल करती है। तो ये हो गया पहला। 1000 से 3500 किलोमीटर अगर तय कर पा रही है, इस दूरी की मिसाइल कहलाती है मध्यवर्ती, या फिर इस दूरी की मिसाइल को कहते हैं मध्यम परास वाली बैलिस्टिक मिसाइल। फिर आती है IRBM, मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, 3500 से 5500 किलोमीटर, और 5500 से ज़्यादा तय करे तो बन जाता है ICBM, अंतर महाद्वीपीय। अब आपको एक बात और समझ में आई होगी कि परास के आधार पर मिसाइल में एक कॉमन नाम है बैलिस्टिक मिसाइल, अर्थात परास के आधार पर जो वर्गीकरण है वो केवल और केवल बैलिस्टिक मिसाइल का ही किया जाता है, क्रूज मिसाइल का नहीं किया जाता है। और अंत में आता है गति के आधार पर। गति के आधार पर हम कहते हैं कि गति के आधार पर मिसाइल सामान्यतः क्रूज मिसाइल की श्रेणियों को वर्गीकृत करते हैं। और क्रूज कौन सी मिसाइल बताई थी आपको? ऐसी सारी मिसाइल जो दीर्घवृत्ताकार पथ को तय करेंगी, अधिक गति से टारगेट को, लक्ष्य को भेदेंगी, वो आती है क्रूज मिसाइल के आधार, क्रूज मिसाइल में। और क्रूज मिसाइल की गति नापने के लिए हमको वायुमंडल में ध्वनि की गति देखनी होती है, और ध्वनि की गति कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। और यही जो गति है, इस गति को हम कहते हैं 1 मैक। 343 मीटर पर सेकंड, यही गति क्या कहलाती है? 1 मैक कहलाती है। अब आप समझ लीजिए इसका, यदि किसी मिसाइल की गति 1 मैक से कम होती है, यदि किसी मिसाइल की गति 1 मैक से कम होती है, तब मिसाइल कहलाएगी आपकी सबसोनिक मिसाइल। और यदि किसी मिसाइल की गति 1 मैक से 5 मैक के बीच में होती है तो वो कहलाएगी सुपरसोनिक मिसाइल। और ऐसी सारी मिसाइल जिनकी गति 5 मैक से ज़्यादा होती है वो कहलाती है हाइपरसोनिक मिसाइल। बहुत इजी सा उदाहरण है, वायु में ध्वनि की जो गति है उस गति को आधार बनाकर 1 मैक निर्धारित किया जाता है, जो कि होगा 343 मीटर प्रति सेकंड। 1 मैक बराबर क्या हो गया? 1 मैक बराबर सोनिक मान सकते हैं। यदि 1 मैक से कम है, मान के चलो 0.8 मैक है, 0.7 मैक है, तो ऐसे में वो मिसाइल किस कैटेगरी में जाएगा? सबसोनिक में जाएगा। यदि 1 और 5 के बीच में है, 3 मैक, 4 मैक, ये सब किस में जाता है? आपके सुपरसोनिक में। और 5 से ज़्यादा चला जाए तो क्या कहलाएगा? वो हाइपरसोनिक। अब उदाहरण हो जाएंगे इसमें। सबसोनिक का उदाहरण है निर्भया मिसाइल।
यहाँ सुपरसोनिक का उदाहरण हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल, और जो नई वाली बनी है ब्रह्मोस सेकंड द्वितीय, वो उदाहरण हो जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो ये सारी कैटेगरी हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आया है तो लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें, चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि ऐसे ही सीरीज़ आपको बार बार मिलती रहे, ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।